नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आसमान रहस्यों से भरा है, जिसमें टिमटिमाते सितारे हैं और खूबसूरत चांद। लेकिन वैज्ञानिक शोध ने हमें यह राज बता दिया है कि ना तो सितारे टिमटिमाते हैं और ना ही चांद ज़रा भी खूबसूरत है। आप सुन रहे हैं रेडियो रवीश, या हमारा पॉडकास्ट है। हम बात कर रहे हैं मलयालम सिनेमा की हालत पर, वहाँ काम करने वाली महिला कलाकारों पर, टेक्नीशियन पर, डायरेक्टर पर और संगीतकारों पर। हमने आसमान, तारों, चांद की बात साहित्य की किताब से नहीं ली है, बल्कि जस्टिस के हेमा समिति की रिपोर्ट की पहली पंक्तियों में यही सब कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि सिर्फ अपने देखे हुए पर भरोसा ना करें। देखने से तो नमक भी चीनी नजर आ सकता है। यह रिपोर्ट कैसे बनी, इसमें क्या है, किस पर हुई एफआईआर और किसने दिया इस्तीफा, क्या इतने से ही इंसाफ मिल जाएगा, और सबसे जरूरी WCC यानी विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की भूमिका पर बात जरूरी है रेडियो रविश में। Parvati, it's been 2 days since the report is out. I'm sure you have read most of it, or at least parts of it by now. My first question to you is that how are you feeling? Because it's been a struggle for all of you to go before the committee first and then to wait for so long for this report to come out. अभी अभी आपने जो आवाज सुनी है मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री पार्वती की है। पार्वती ने हेमा समिति के सामने गवाही दी है। उनसे सवाल पूछ रही थीं द न्यूज मिनट की पत्रकार धन्या राजेंद्रन। हेमा समिति की रिपोर्ट तो 4.5 साल पहले तैयार हो गई थी। तब से मलयालम सिनेमा उद्योग के भीतर का यह सच बाहर आने के लिए तड़प रहा था। चारों तरफ से जब दबाव बढ़ा, तब जाकर 19 अगस्त को केरला सरकार ने मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति और उनके साथ हो रहे भेदभाव की जांच के लिए जो समिति बनाई थी, हेमा समिति की रिपोर्ट, उसे सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट क्या बाहर आई? मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री के सत्ता प्रतिष्ठान की बुनियाद हिल गई है। केवल फिल्म जगत नहीं, बल्कि राजनीति के मैदान में भी इसका भयंकर असर हुआ है। रिपोर्ट सार्वजनिक करने से पहले उन नामों और निजी प्रसंगों को हटा दिया गया। पीड़ित और आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत पहचान छिपा ली गई है। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, मलयालम फिल्म जगत की कई महिला कलाकारों ने सामने आकर कह दिया उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। And one particular gentleman, who is a gentleman who's not a woman, a man, came up to me and said, dear, I cannot write what I have to say. It has to be anonymous, because as it is, I don't get any work. If the big guns know about it, if the mafia knows about it, I will not be able to pay my bills. कई नामी कलाकारों और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के संगठन से इस्तीफे होने लगे हैं। मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री में इसे नए मीटू आंदोलन की तरह देखा जा रहा है। पार्वती जैसी अभिनेत्रियों ने तय कर लिया कि जो चल रहा है वो अब नहीं चलने देंगे। हेमा समिति के सामने जाने वाली कई अभिनेत्रियों के साथ आगे भेदभाव भी हुआ, लेकिन विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव इस लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटा। Oh, it has been extremely painful and revelatory, to say the least. I feel like none of us knew what we were actually getting into at the time. We just knew one thing, and this I've said time and time again, is that we just knew one thing: things just cannot go on the way it has. When February 2017 happened, it was a wake-up call to all of us. The fact that no matter how we shrink, no matter how much we adjusted, no matter how much we conformed to any ideas of how women should behave at workplace when it comes to Malayalam film industry, we were all a target at any point, at the women fancy of anyone. And so at that point, it felt like we might as well put up this fight, because in any case, we are going to be shoved aside. Our rights were a joke. And so we went in all guns blazing, because it had to do with our dignity. हेमा समिति के सामने जाने वाली कुछ अभिनेत्रियों के साथ भेदभाव भी होता रहा, लेकिन तब भी विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव इस लड़ाई से पीछे नहीं हटी। अब यह रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पहला इस्तीफा उन्हीं सिद्दीकी का हुआ जो इस तरह के यौन शोषण से इनकार कर रहे थे। उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है और अब उनके ही खिलाफ एफआईआर हो गई है।
मलयालम फिल्मों के अभिनेता सिद्दीकी एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट यानी AMMA अम्मा नाम की ताकतवर प्रतिनिधि संस्था के महासचिव थे, अब नहीं हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले तक यानी 23 अगस्त तक सिद्दीकी यही दावा करते रहे कि उन्हें इंडस्ट्री में किसी कास्टिंग काउच मामले की जानकारी नहीं है। मलयालम सिनेमा में कोई पावर लॉबी नहीं है। दूसरा इस्तीफा हुआ मलयालम सिनेमा के चर्चित निर्देशक रंजीत का। रंजीत केरला चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष थे, उन पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। अभिनेता सिद्दीकी पर 2016 के एक मामले में और निर्देशक रंजीत पर 2009 के एक मामले में उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ FIR हुई है। 27 अगस्त को अम्मा के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को ही भंग कर दिया गया और इसके अध्यक्ष मशहूर अभिनेता मोहन लाल सहित इसके सभी सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ यह बयान जारी किया गया है कि समिति के कुछ सदस्यों पर कुछ अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए हैं। उन आरोपों की रोशनी में AMMA ने यह निर्णय लिया है कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव समिति को नैतिक आधारों पर भंग करती है। मलयालम फिल्म जगत के कई बड़े नामों के खिलाफ आरोप लगे हैं। उन सभी मामलों की जांच के लिए 25 अगस्त को राज्य सरकार ने 7 सदस्यों की SIT बना दी है। एक अभिनेत्री द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप पर मलयालम अभिनेता और CPM से विधायक M मुकेश पर एर्नाकुलम में FIR हुई है। अभिनेता जयसूर्या पर तिरुवनंतपुरम में FIR हुई है। 100 से ज्यादा लेखिकाओं और इस आंदोलन से जुड़ी महिलाओं ने एक साझा बयान जारी किया है। अभिनेता राजनेता M मुकेश के विधायक पद से इस्तीफे की मांग की है। इंडियन एक्सप्रेस में निखिला हेनरी की रिपोर्ट बताती है कि हेमा समिति की रिपोर्ट में पावर ऑफ पावर ग्रुप शब्द का 70 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में 10-15 पुरुष अभिनेताओं, निर्माता, निर्देशकों का एक पावर ग्रुप है। समिति के सामने हुई गवाहियों में यह बात सामने आई है कि यह ग्रुप किसी माफिया की तरह काम करता है और इसका पूरी मलयालम इंडस्ट्री पर कब्जा है। जस्टिस हेमा अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि ये समूची मलयालम इंडस्ट्री को नियंत्रित करते हैं और सिनेमा में काम कर रहे दूसरे लोगों पर हावी रहते हैं। कोई अन्य पुरुष या महिला ऐसा एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता जो उस पावर ग्रुप के किसी सदस्य को बुरा लग जाए, क्योंकि यह पावरफुल लॉबी उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले इंसान का इंडस्ट्री से सफाया कर देती है। उन पर अघोषित बैन लगा दिया जाता है। बस खबर फैला दी जाती है कि फलाना अभिनेता ट्रबल मेकर है, यानी काम में परेशानी खड़ी करता है और उसे इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाता है। महिला अभिनेताओं के लिए मात्र इतनी अफवाह फैला दी जाती है कि वो तो मी टू वाली है, यानी उस महिला ने अतीत में अपने खिलाफ हुए उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई है, इसलिए उसे काम नहीं दिया जाए। यह वो सच है जिसे हेमा समिति की रिपोर्ट ने सार्वजनिक कर दिया है और स्थापित किया। समिति ने यह भी लिखा है कि यह पूरी रिपोर्ट प्रत्यक्ष गवाहियों और गवाहों से सीधे मिले सबूतों के आधार पर बनाई गई है और इसमें सूत्रों के हवाले से बातें नहीं कही गई हैं। यही वजह है कि राज्य की CPM सरकार भी निशाने पर है, क्योंकि CPM के एक विधायक पर भी आरोप है। हालांकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ही हेमा समिति का गठन किया था, मगर सवाल यह है कि 4.5 साल तक उन्होंने रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की? क्यों कांग्रेस को आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी और RTI का सहारा लेना पड़ा, जबकि केरला से बीजेपी के एकमात्र सांसद और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने अपने साथी अभिनेता M मुकेश पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को मनगढ़ंत बताया है और मीडिया पर आरोप लगाया है कि वो मामले को गलत दिशा में ले जा रही है। ये भी कमाल है, बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री CPM के विधायक का बचाव कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पार्टी का स्टैंड गोपी से अलग है। बीजेपी ने मुकेश के इस्तीफे की मांग को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन किया है। फिल्म अभिनेत्री पार्वती का कहना है कि यह सरकार को देखना होगा कि वो इस रिपोर्ट के आधार पर
कैसे कार्रवाई करती है, किस तरह के मामले दर्ज करती है, क्योंकि एक्टर थाने नहीं जाएंगी, वो अभी इंसाफ को लेकर आश्वस्त नहीं है, क्योंकि फरवरी 2017 में जो घटना हुई उसी मामले में अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सरकार कह रही है अभिनेत्रियां आकर पुलिस को बताएं और मामला दर्ज कराएं। Frankly, any number of times that we have seen women come forward and name their perpetrators and have gone through the FIR route, I frankly find it very hard to name even one case that has actually found justice. So, considering that, especially from even the February 2017 case, it still hasn't found its answer. The justice is still delayed. So, if the government is expecting those who have deposed to come forward, they also have to put together some form of action that will place our trust better in them, in terms of how justice is sped up in order to play, like the trust is just not there anymore. घटना 17 फरवरी 2017 की रात की है, जब कोच्चि में एक चलती कार में एक अभिनेत्री का कथित तौर पर अपहरण होता है और फिर उनके साथ यौन उत्पीड़न की घटना। वे हिम्मत दिखाती हैं और फौरन पुलिस में रिपोर्ट करती हैं। केरला पुलिस की जांच में मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री के वरिष्ठ अभिनेता और निर्माता दिलीप का नाम सामने आता है। बताया जाता है कि पीड़िता से कथित तौर पर बदला लेने के लिए अभिनेता ने उन पर यह हमला करवाया और उनका कथित तौर पर यौन उत्पीड़न हुआ। जुलाई 2017 में अभिनेता दिलीप को इस मामले में चार्जशीट किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन 85 दिन जेल में बिताने के बाद दिलीप को जमानत मिल गई है। कोच्चि की विशेष अदालत में यह मुकदमा अभी चल रहा है। दिलीप मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री के काफी सफल अभिनेता, निर्माता, प्रदर्शक और व्यवसायी है। उनका इंडस्ट्री में काफी प्रभाव है। हमले और उत्पीड़न के बाद शुरू में पीड़िता को इंडस्ट्री से समर्थन तो मिलता है, लेकिन एक बार दिलीप जैसे इंडस्ट्री सुपरस्टार का नाम आने पर समर्थन की आवाजें पीछे जाने लगती हैं। इस घटना के बारे में न्यूज मिनट की निधि सुरेश ने लंबी रिपोर्ट लिखी है। आप न्यूज मिनट की वेबसाइट पर जाकर जरूर पढ़िए। अब हम बात करेंगे विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव WCC की। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की कुछ नामी महिला कलाकारों ने इसे बनाया है। उस वक्त जब कोई आरोपी फिल्म स्टार के खिलाफ नहीं बोल रहा था, इंडस्ट्री की करीब 18 महिला कलाकारों ने यौन पीड़िता का साथ देने का फैसला किया और मई 2017 में विमेन इन सिनेमा कलेक्टिव समूह बना दिया गया। इसे बाकायदा 1 नवंबर 2017 को केरला में सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर कराया गया, यानी साफ कर दिया गया कि WCC कहीं गायब होने वाली संस्था नहीं है, इसका वजूद कायम रहेगा। अभिनेता निर्देशक रेवती, फिल्म संपादक एवं फिल्म क्यूरेटर बीना पॉल, निर्देशक अंजलि मेनन, अभिनेत्री एवं गायिका राम्या, अभिनेत्री पार्वती थिरुवोथु, रीमा कलिंगल, मंजू वॉरियर और अभिनेत्री निर्देशक गीतू मोहन दास, इन सब ने मिलकर WCC बनाया। ये सभी मलयालम सिनेमा की शानदार कलाकार हैं। अपनी सफलता और करियर की चिंता छोड़कर इन सभी ने अपनी ही इंडस्ट्री की भेदभावपूर्ण रीतियों के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एक तरह से अपना करियर दांव पर लगा दिया। इनमें से कई अभिनेत्रियों को पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन कोई पीछे नहीं हटा। WCC एक आंदोलन का रूप लेने लगा। इसका लक्ष्य बहुत साफ था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों को बराबरी का स्थान और अवसर मिलना चाहिए। WCC समूह ने इंडस्ट्री में यौन हिंसा और महिलाओं के प्रति गलत व्यवहार के पीछे के असल कारणों तक जाने की कोशिश की। महिला कलाकारों के पेमेंट से लेकर स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव वाली व्यवस्था को चुनौती दी जाने लगी और सवाल उठाया जाने लगा कि इंडस्ट्री में सिर्फ कुछ पुरुष स्टार्स के हाथों में सारी ताकत केंद्रित है, जो अच्छा नहीं है। जब फरवरी 2017 मामले की पीड़िता पर इंडस्ट्री के भीतर से आक्रमण होने लगा, तो ये महिलाएं उसके साथ मजबूती से खड़ी हो गई और जवाब में एक हैशटैग चलाया, अवलकोपम, जिसका अर्थ है उसके साथ, विद हर। यह उसी साल हॉलीवुड में हार्वे वाइनस्टीन के मामले के उजागर होने
और वैश्विक स्तर पर मीटू अभियान की शुरुआत से कुछ महीने पहले की बात है। इस मायने में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की इन स्त्री कलाकारों को ये श्रेय दिया जा सकता है कि महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में वे वैश्विक स्तर पर अगुआ रही हैं, ग्लोबल लीडर। इस आंदोलन के बाद भी मर्दों के नियंत्रण वाली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का अहंकार नहीं टूटा। जिस एक्टर दिलीप पर आरोप लगा उसे एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट में वापस ले लिया गया। यह घटना जून 2018 की है, लेकिन तब WCC ने चुप्पी नहीं साधी। इसकी 4 सदस्यों ने अम्मा से इस्तीफा दे दिया, एक तरह से अपना करियर फिर से दांव पर लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसोसिएशन का नेतृत्व आरोपी के साथ खड़ा है, सर्वाइवर के साथ नहीं। WCC की सदस्यों की लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। उन पर चुप रहने, समझौता करने का दबाव डाला जाता रहा। उन्हें ताने दिए जाने लगे कि ये अभिनेत्रियां ऐसी फेमिनिस्ट हैं जो अपने साइबर स्पेस के सुरक्षित घेरों में रहती हैं और बस फेसबुक के जरिए महिला सशक्तिकरण का अभियान चलाती हैं। लेकिन के हेमा समिति की रिपोर्ट ने उनके आंदोलन को सही साबित किया है और उस पर सच्चाई की मुहर लगा दी है। इस पूरे मामले में WCC जैसे संगठन की भूमिका बेहद शानदार है। इसके लिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सभी अभिनेत्रियों, निर्देशकों, कलाकारों को सलाम, जिन्होंने इंडस्ट्री में रहकर अपना सब कुछ दांव पर लगाते हुए उसे बेहतर करने की लड़ाई लड़ी, जो आज भी जारी है। इन सब का नाम एक बार सम्मान के साथ लिया ही जाना चाहिए। अभिनेता निर्देशक रेवती, फिल्म संपादक एवं क्यूरेटर बीना पॉल, निर्देशक अंजलि मेनन, अभिनेत्री एवं गायिका राम्या, अभिनेत्री पार्वती तिरुवोत, रीमा कलिंगल, मंजू वॉरियर और अभिनेत्री निर्देशक गीतू मोहनदास, ये सभी सिनेमा के अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियां हैं जिन्होंने फिल्म ही नहीं किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ होने वाले शोषण के खिलाफ लड़ाई का रास्ता दिखाया है। ये सभी चैंपियन हैं। यह उन्हीं की लड़ाई का नतीजा था कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को केरला हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस के हेमा की अध्यक्षता में एक समिति बनानी पड़ी। इस समिति की दूसरी 2 सदस्य मलयालम सिनेमा की वेटरन अभिनेत्री रही हैं, टी शारदा और रिटायर्ड IAS अफसर KB वत्सला कुमारी। 2019 में इस समिति ने रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन इसे संवेदनशील बताकर सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया। मार्च 2022 में केरला के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चेरियन ने विधानसभा में कह दिया, रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से समिति के सामने गवाही देने वालों की पहचान उजागर होने का खतरा है। इसके बाद 5 RTI कार्यकर्ता और मीडिया से जुड़े लोग केरला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन KSIC के पास अधिक जानकारी के लिए याचिका लगाते हैं। 6 जुलाई 2024 को KSIC फैसला देती है कि राज्य सरकार व्यक्तियों की पहचान उजागर करने वाले रिपोर्ट के हिस्से गुप्त रखते हुए बाकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता को जारी कर दे। कुछ लोग इसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, लेकिन आखिर में 19 अगस्त 2024 को सरकार KSIC के रिकमेंडेशन पर 295 पेज की रिपोर्ट से 63 पन्ने हटाते हुए 233 पन्नों की रिपोर्ट जारी कर देती है। हेमा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न संस्थागत रूप से मौजूद है और इसकी शुरुआत महिलाओं को इंडस्ट्री में पहला काम मिलने के भी पहले से हो जाती है। काम की तलाश में जब कोई स्त्री प्रोडक्शन कंट्रोलर या इंडस्ट्री के किसी आदमी के पास जाती है तो उसे कहा जाता है फिल्म में भूमिका या काम तभी मिल पाएगा जब वो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो। पीड़िताओं ने समिति को बताया कि ये दोनों ही शब्द एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज एक तरह से इंडस्ट्री में इस बात का इशारा है कि फिल्म से जुड़े ताकतवर पुरुषों की इच्छा पर महिलाओं को खुद को हर तरह से उपलब्ध करवाना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने जिन पुरुषों से बात की उनमें से कईयों ने यौन शोषण के आरोपों को यह कहकर खारिज करने या सामान्य बनाने की कोशिश की कि ऐसा तो दूसरे क्षेत्रों में भी होता है,
लेकिन महिलाओं ने यह स्पष्ट किया कि सिनेमा इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत काम मिलने की पहली शर्त के तौर पर होती है, जो दूसरी इंडस्ट्री से काफी अलग है। इंडस्ट्री का पुरुष सत्तात्मक ढांचा, काम करने के अनियमित घंटे, भुगतान को लेकर स्त्री पुरुष के बीच बड़ी असमानता और ज्यादातर मामलों में अभी भी लिखित कॉन्ट्रैक्ट का ना होना इस शोषण को संस्थागत रूप दे रहा है। समिति ने इस रिपोर्ट के लिए कई जूनियर आर्टिस्ट से भी बात की। ये इंडस्ट्री के सबसे जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें कलाकारों और तकनीशियंस की एसोसिएशन की सदस्यता भी नहीं मिलती। इनसे बात कर समिति ने पाया कि कुछ फिल्म सेट पर इनके साथ गुलामों से भी बदतर व्यवहार होता है। उनके लिए फिल्म सेट्स पर टॉयलेट्स और चेंजिंग रूम भी नहीं होते। स्टाफ के तौर पर फिल्म सेट पर काम करने वाली कई महिलाओं को 19 घंटे की लगातार शिफ्ट में काम करना पड़ता है। उन्हें घंटों धूप में खड़ा रखा जाता है। शौचालय जाने से बचने के लिए वे पानी नहीं पीती और यूटीआई जैसी बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाली फीस में भी बहुत अंतर है। ज्यादातर मामलों में किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट का ना होना इसकी बड़ी वजह बनता है। अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि इस घटना को कैसे कवर किया जाए। क्या मीडिया को चटखारे लेने चाहिए, सुर्खियों को सनसनीखेज बनाना चाहिए? कई बार ऐसा करने से कामकाज की जगह पर जेंडर बराबरी की असल लड़ाई पीछे चली जाती है। सिनेमा आलोचक और पत्रकार एना वेटिकार्ड ने क्विंट में लिखा है, केरला सिनेमा इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न पर इस जरूरी रिपोर्ट के बारे में दिखाते हुए अगर केरला से बाहर का मीडिया इसे केरला बैशिंग और सिनेमा इंडस्ट्री बैशिंग में बदल देता है तो इससे खराब और कुछ नहीं हो सकता। एना वेटिकार्ड ने इस सवाल को लेकर डब्ल्यूसीसी की संस्थापक सदस्य और चर्चित अभिनेत्री पार्वती से बात की है कि राष्ट्रीय मीडिया राजनीतिक कारणों से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करने लग जाता है। इस पर पार्वती ने जवाब दिया है, मुझे तो बॉलीवुड पर गर्व है क्योंकि यहाँ हम आवाज तो उठा रहे हैं, बाकी सब जगह चुप्पी है। इसका ये भी मतलब है वहाँ डर ज्यादा है। हमने आवाज उठाई और अब बदलाव को रोकना मुश्किल होगा, ये हमने कर दिखाया है। नेशनल मीडिया कई मामलों में घटिया कवरेज करता ही है। उसकी हरकतों को लेकर हर किसी को सतर्क रहना चाहिए, उसकी बात भी करनी चाहिए। लेकिन डब्ल्यूसीसी ने जो लड़ाई शुरू की है वो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए है और बाकी इंडस्ट्री के लिए भी। इसकी सदस्य अपनी लड़ाई जिम्मेदारी से लड़ रही हैं, बल्कि उनके तरीकों से दूसरों को सीखना चाहिए। उनकी लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, इससे आगे की कानूनी और समाज के स्तर पर लड़ाई तो अभी होनी है। यह रिपोर्ट भले मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री के बारे में हो, इसके सवाल और इसमें सामने आई सच्चाइयां किसी एक राज्य की सिनेमा इंडस्ट्री या समाज के किसी एक पेशेवर दायरे तक सीमित नहीं है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो भी चल रहा था उसके खिलाफ बोलकर, उसे उजागर कर डब्ल्यूसीसी ने बड़ा काम किया है। नेशनल मीडिया, जिसे मैं गोदी मीडिया कहता हूं, खुद ही कई बीमारियों से ग्रस्त है। हमने इस पॉडकास्ट को तैयार करने के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का सहारा लिया। हम यह भी बताना चाहते हैं कि द न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे कई साल से शानदार तरीके से कवर किया है। निधि सुरेश, धन्या राजेंद्रन, एना वेटिकार्ड, फायर डिसूजा जैसे पत्रकारों ने इस पूरे मुद्दे को पिछले कई सालों से धीरज और संवेदनशीलता के साथ कवर किया है। उनसे भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।